नमो नमः। सुप्रभातं मित्राणि। विचित्रः साक्षी इति पाठस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां प्रियछात्राणां स्वागतम्। प्रियछात्राः, वयम् अद्य एतस्य पाठस्य विचित्रः साक्षी इति पाठस्य पाठाभ्यासस्य द्वितीय अंशं पूर्णं करिष्यामः। प्रथमे अंशे अस्माभिः त्रयः प्रश्नानाम् उत्तराणि दत्तानि। एकपदेन उत्तरता, एकवाक्येन उत्तरता तथा च प्रश्ननिर्माणं च कुरुतः। ठीक, आज हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न हमारा क्या है? चौथा प्रश्न हमारा है यथा निर्देशम उत्तरतः। तो यथा निर्देशम उत्तरतः यानी कि जैसा निर्देश किया गया है उसी निर्देश के अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना है। मानो आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है? सर्वनाम शब्द के स्थान पर संज्ञा शब्द बताना है, या कर्ता पद बताना है, या क्रियापद बताना है। इस तरीके से प्रत्येक के जैसा जैसा निर्देश किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम अत्र किम कर्तृपदम, यानी कि यहां पर कर्तृपद क्या है? तो आदेशम प्राप्य, आदेश प्राप्त करके, उभौ, उभौ का मतलब यहां वे दोनों कौन कौन? एक तो वो जो अतिथि था जो कि कृषकाय था, बहुत कमजोर था। दूसरा वो जो आरक्षी था जो कि क्या कर रहा था? खुद चोरी कर रहा था और चोरी के इल्जाम में किसको पकड़वा दिया? उस अतिथि को पकड़वा दिया। तो इस तरीके से दोनों लोग, तो उभौ शब्द यहां पर कर्तृपदम किम, तो उत्तर यहां पर हो जाएगा कर्तृपदम, कर्तृपदम नाम उभौ अचलताम, अचलत, अचलताम अचलन, अपठत, अपठताम अपठन। इस तरीके से कर्तृपद आपका उभौ पद हुआ। ठीक, तो कर्तृ जहां आएगा यानी कि वो कर्ता पूछ रहा है, क्रियापद यानी कि क्रिया पूछ रहा है। ठीक, अब आगे कहते हैं ख वाले में, प्रश्न नंबर ख में पूछता है कि एतेन आरक्षिण अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि, यानी कि इस आरक्षी के द्वारा, तृतीया विभक्ति, अध्वनि इसी समय, ठीक है, अभी अभी, यदुक्तम जो भी कहा, तद वर्णयामि यानी कि वहां रास्ते में जो कुछ भी इससे कहा था वो मैं सब बता रहा हूं। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। अब देखो, मार्गे, प्रश्न क्या है कि मार्गे शब्द के लिए कौन सा शब्द वाक्य मार्गे पदस्य पर्याय है, यानी कि मार्गे इस शब्द को बताने के लिए, इस अर्थ को बताने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ? ठीक है, एतेन आरक्षण अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि। तो यहां पर देखो, एतेन मतलब इसके द्वारा, आरक्षण आरक्षी के द्वारा, यदुक्तम जो कुछ कहा गया, तद वर्णयामि वह मैं कहता हूं अध्वनि। यहां पर अध्वनि शब्द किसमें है? अत्र। ठीक है, मार्गे इत्यर्थे, अध्वनि शब्द यहां पर क्या है? मार्गे शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। अध्वन शब्द यहां पर क्या है? अध्वन यानी कि मार्ग, और अध्वनि यानी कि जैसे मातरी होता है वैसे अध्वनि यानी कि सप्तमी विभक्ति इसका पर्याय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले इसमें कहते हैं कि करुणापरो गृहे तस्मै आश्रयम प्रायच्छत्। ठीक है, करुणापरो ग्रही यानी कि जो करुणा से पूर्ण था, यानी कि जिसके हृदय के अंदर क्या थी? दया थी। ऐसा वह करुणापरी जो ग्रही था, घर का मालिक था, तस्मै, तस्मै कस्मै, उस अतिथि के लिए आश्रयम प्रायच्छत्, आश्रय दिया, रात में रहने के स्थान दिया। तो अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तस्मै शब्द जो है, तस्मै सर्वनाम पदम
कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए? उस अतिथि के लिए, ठीक है, जो अभियुक्त नहीं था बल्कि अतिथि था, आगंतुक था, लेकिन शब्द क्या प्रयुक्त हुआ है उस समय वो देखते हैं, ठीक है। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, तो निशांधकारे एवं विचार्य पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं कंचित गृहस्थम उपागतः, कहा निर्धनः जनः तस्मै जनाय, तो अतिथय, अब देखो है तो अतिथि को, ठीक है, उस अतिथि के लिए उसने क्या किया? स्थान दिया, अतिथये, सर्वनाम पदम अतिथये, जैसे मतये ऐसे ही अतिथये प्रयुक्तम, अतिथि के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर घ की ओर। प्रश्न नंबर घ कहता है हमारा, आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा कौन सा? प्रश्न नंबर चौथा, ठीक है, जिसमें हमें यथानिर्देश पूरा करना है। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्, अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम, क्रियापद सामान्य है, क्रियापदम जैसे कर्ता और क्रिया ढूंढना आसान है। अगर आपको क्रिया ढूंढना आता है तो आप कर्ता ढूंढ सकते हैं, और अगर आपको कर्ता समझ में आता है तो क्रिया ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ क्रिया कैसे समझेंगे हम? ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्, कहाँ आदिष्टवान्? सः न्यायाधीशः आदिष्टवान्, अतः क्रियापदम नाम आदिष्टवान्, यानी कि आदिष्ट किया। तो ये आपका घ का आंसर हुआ, ठीक। अगला प्रश्न क्या कहता है? दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः अत्र विशेष्य पदम किम, एक होता है विशेषण पद, एक होता है विशेष्य पद। तो विशेष्य और विशेषण में अंतर क्या है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य पद होता है, जो पद विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण पद कहते हैं। लेकिन हमें इस वाक्य में ये ढूंढना है दुष्कराण्यपि कर्माणि, ये दो पद है, ठीक है, इन दो पदों में से विशेष्य पद बताना है। तो दुष्कराण्यपि कर्माणि का मतलब हुआ जो कठिन काम है, कठिन और काम दो पद हैं, तो काम यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष्य पद हो जाएगा, क्योंकि काम शब्द, काम कैसे हैं? कठिन काम है, तो इसलिए कठिन शब्द विशेषण और काम यहाँ पर विशेष, तो विशेष्य पदम। और संस्कृत के हिसाब से यदि देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? विशेष्य पदम नाम कर्माणि, दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते, हमने इस पाठ के अंतिम श्लोक में पढ़ा था। तो कर्माणि यहाँ पर विशेष्य पद हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये लोग आप सब लोग देख लीजिए इसको, अब इसको हम मिटाएंगे और इसके बाद अगला प्रश्न जो हमारा है कौन सा? संधि विच्छेदन च कुरुता, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 5, आपके हिसाब से प्रश्न नंबर 4, ठीक है, क्योंकि आपके उसमें एक प्रश्न था नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम तो संधि विच्छेदन च कुरुता, इसको पूरा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न नंबर हम 5 लेंगे, 4 प्रश्न हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 5 संधि विच्छेदन च कुरुता, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला और क्या है प्रश्न हमारा? पदातिरेव, शब्द क्या है? पदातिरेव। अब आप देख रहे हैं कि पदाति शब्द एक तरफ, एव शब्द एक तरफ, बीच में रौ दिख रहा है, तो रौ किसके स्थान पर? विसर्ग संधि है, रक्त संधि, तो बन जाएगा पदाति ही प्लस एव, ठीक है। कैसे हुआ? विसर्ग से पहले ई था, उसके बाद ए था,
ठीक है, और छूट गया किस स्वर से, तो इसलिए विसर्ग के स्थान पर र हो गया, तो बन गया पदातिरेव। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, निशांधकारे। ये आपका स्वर संधि है, इसको तो आप बता सकते हैं आराम से, निशांधकारे। निशांधकारे शब्द कैसे बनेगा, तो निशा प्लस अंधकारे। ठीक है, यहां क्या है आपका दीर्घ संधि हो गई, सा में आ है, उसके बाद अ है, आ और प्लस आ, निशांधकारे शब्द आपका बन गया। ठीक है, अगला देखते हैं, अभि प्लस आगतम। क्या हुआ, अभ्यागतम। अभ्यागत भी बोलते हैं इसको, अतिथि को, तो वहां अभ्यागताय वाला भी हो सकता था, लास्ट वाला जो अतिथि हमने लिखा। ठीक है, अभ्यागतम कैसे बनेगा, तो यहां हो जाएगा अभि, कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। ठीक है, अभि प्लस आगतम, असमान स्वर हो गए, असमान स्वर जहां होंगे वहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन प्लस अंते। तो भोजनांते कौन संधि, दीर्घ संधि, भोजन प्लस अंते। ठीक है, फिर 9 पे चलते हैं, चोरोयम। अगला शब्द क्या है, चोरोयम। बीच में आपको अवग्रह दिख रहा है, तो अवग्रह जहां पर भी होगा वहां आप समझ लीजिए कि उत्तु संधि है, तो क्या बन जाएगा, चौरहा प्लस अयम, तो क्या बनेगा, चौरोयम। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रह प्लस अभ्यंतरे। क्या बन जाएगा, अ मिला के ग्रहाभ्यंतरे। क्या हो जाएगा, ग्रह प्लस अभ्यंतरे, ग्रहाभ्यंतरे। ठीक है, ग्रह प्लस अभ्यंतरे, तो ग्रहाभ्यंतरे शब्द बन गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, लीलयैव। शब्द क्या है, लीलयैव। तो यहां पर द्विमात्रात्मक परिवर्तन देख रहे हैं आप लोग, लीलयैव, जहां भी दो मात्रात्मक परिवर्तन होगा वहां हम क्या समझेंगे, लीलया प्लस एव, तो ये बन जाएगा, आ है उसके बाद ए है, आ ए मिला करके आई। ठीक है, आपका आया वृद्धि संधि हो जाएगा। अगला है जो यदुत्तम। शब्द क्या है, यदुत्तम। देखो इसमें आपके सभी प्रकार के एग्जाम्पल आ गए, यानी कि जिस तरीके से आपका लील यदुत्तम था, यद प्लस उत्तम, यद प्लस उत्तम, तो तौ है, उसके बाद स्वर है, तौ के स्थान दिया हुआ है, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर द, था द। लास्ट एग्जांपल देखते हैं संधि का, प्रबुद्धः प्लस अतिथि। क्या है, प्रबुद्धः, ठीक है, प्लस अतिथि। तो प्रबुद्धः प्लस अतिथि क्या बन जाएगा, देखिए ध से पहले, विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद फिर अ है, तो अ मिलके जब विसर्ग से पहले भी अ, विसर्ग के बाद में भी अ होता है, तब हम कौन सी संधि करते हैं, देखो चौरह प्लस अयम, चौरोयम किया है हमने, तो यानी कि उत्तु संधि करते हैं, तो क्या बन जाता है, सॉरी, तो ये बन गया आपका प्रबुद्ध, तो ठीक हो गया आपने अपने स्थान पर, उसमें विसर्ग के स्थान पर ओ, उसके बाद अ के स्थान पर अवग्रह, प्रबुद्धोतिथि। क्या हो जाएगा, प्रबुद्धोतिथि, यानी कि प्रबुद्धो अतिथि, जागा हुआ जो अतिथि था उसको बोलेंगे प्रबुद्धोतिथि। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो कि संधि विच्छेद वाला था, एक तरफ हमने विच्छेद किए, एक तरफ आपके संधि किए। ठीक है, और ये भी बताया किस प्रकार से किस
शब्द में कौन सी संधि हुई। ठीक है, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर, 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जी क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यानी कि आपके अकॉर्डिंग 5, अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति तानि पृथक् कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानां अधः लिखत। यानी कि आपको बहुत अलग अलग प्रत्ययों से युक्त क्या दिए हैं, एक बार देख लीजिए इसको पूरा, शायद आपको इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हाँ ठीक है, तो सभी जितने भी पद दिए हैं कम से कम 3-4 प्रत्ययों से युक्त हैं, उन पदों को हमें छांट करके क्या करना है, उस पद के उस प्रत्यय के नीचे लिखना है जिस प्रत्यय से संबंधित वह शब्द है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा गत्वा, अब एक शब्द है गत्वा, अब गत्वा शब्द किस प्रत्यय के अंतर्गत आएगा, वो आएगा आपके प्रत्यय नंबर त्वा। ठीक है, त्वा प्रत्यय के अंतर्गत कौन सा आएगा, गत्वा। ठीक है, तो अब हम पहले प्रत्यय लिखेंगे। सबसे पहला प्रत्यय हमारे पास है ल्य करके। ठीक है, अत्वा का विकल्प त, भूतकाल को बताने के लिए आपका कर्मवाच्य में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय त। इसके बाद भूतकाल को बताने के लिए कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय तवतु। अगला है तुमुन, किसको बताने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, इस बात को बताने के लिए आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलते हैं, सबसे पहले परिश्रम्य। देखिए श्रम धातु है, परि उपसर्ग लगा है, ल्यप प्रत्यय है, इसलिए किसमें आ जाएगा, परिश्रम्य। तो आपके परिश्रम्य पद में आ गया। ठीक है, पहला पद। दूसरा है उपार्जितवान। अगर कृदंत प्रत्ययों में वान और वपि आता हो तो बिना कुछ ज्यादा समझे लिखे। ठीक है, हमें ये देना चाहिए कि आपको प्रत्यय से है, तो उपार्जितवान आपका किससे हो गया, तवतु प्रत्यय। हालांकि ये प्रत्यय आपकी इस बार है नहीं, लेकिन क्या पता कुछ पूछ ले। ठीक है, इसलिए याद रहना चाहिए किस प्रत्यय से संबंधित है। दापयितुम, दिलाने के लिए। ठीक है, दातुम मैंने जब पढ़ाया था तभी बताया था। ठीक है, तो दापयितुम मतलब दिलाने के लिए और दातुम मतलब होता है देने के लिए, तो दोनों अंतर हो गया। अगला है प्रस्थितः। ठीक है, तो प्रस्थितः लास्ट में तह तातम, यदि ये शब्द दिखाई दें तो समझ लीजिए कि यहाँ पर त प्रत्यय है। ठीक है, इस तरीके से 4 प्रत्यय हो गए हमारे। अगला है द्रष्टुम, तो तुम और तुम जिसके लास्ट में हो तो वो आपका प्रत्यय हो जाता है तुमुन प्रत्यय, देखने के लिए, द्रष्टुम। विहाय, बिना किसी विसर्ग के, बिना किसी हलंत के, यदि य हो तो समझ लीजिए प्रत्यय में ल्यप प्रत्यय ही है। पृष्ठवान, जैसे आगे वानवती, पृष्ठवान यानी पूछा। प्रविष्टः, प्रवेश किया। तो तह, देखो टह और तह ये एक ही रूप के भेद हैं। ठीक है, अगला आदाय, आदाय। ठीक है, आदाय शब्द बन गया। लेकर के क्रोशितुम, तुम आए ना, तो ये तुम और तुम शब्द आपका किसमें आ जाएगा, तुम करते हैं। नियुक्तः, प्रविष्टः, नियुक्तः, तो तह और टह शब्द यदि लास्ट में हो तो समझ लीजिए वहां पर प्रत्यय नंबर तो। नीतवान मतलब ले गया, कहां ले गया, न्यायालय ले गया उसको।
निर्णय तुम, तो यहाँ पर निर्णय तुम जाएगा, तुम आएगा ना, निर्णय तुम मतलब निर्णय करने के लिए, तो के लिए शब्द को बताने के लिए हमारा तुम प्रत्यय। आदिष्टवान, तो ये आदिष्टवान यानी कि आदेश दिया। उसके बाद समागत्य, समागत्य मतलब पहुंचकर। फिर अंतिम शब्द क्या है, मुदितः, तो इस तरीके से आपका कौन कौन सा हो गया, देखिए परिश्रम्य, विहाय, आदाय, समागत्य, ये चार शब्द आपके यत् प्रत्यय से संबंधित हुए। प्रस्थितः, प्रविष्टः, नियुक्तः, मुदितः, ये आपके त प्रत्यय से संबंधित हुए। उपार्जितवान, पृष्टवान, नीतवान, आदिष्टवान, ये सभी आपके तवतु प्रत्यय से हुए। दापयितुम, द्रष्टुम, प्रोषितुम, निर्णयितुम, ये सभी आपके तुमुल प्रत्यय से हुए। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपके जो स्क्रीन पर दिखाया जाए उसके अकॉर्डिंग फिर ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे कि 7वां कह रहा है कि अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। क्या ये वाक्य आपको इसमें है या नहीं, एक बार ये देखना होगा। बिल्कुल है। ठीक है, अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत, ये एक प्रश्न आपके उसमें है, तो हम इसको लिखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, बहुवचन में करना है कन्वर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। हालांकि इस तरीके का प्रश्न तो नहीं आता कि आपको बहुवचन में करना है कि एक वचन में करना है, लेकिन अगर आपको वचनों का ज्ञान होगा, एक वचन से बहुवचन में अगर आपको परिवर्तित करने का अगर प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा, तो आप आराम से किसी भी वाक्य को बना सकते हैं और प्रश्न निर्माण आपका आसान हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का क, औ का क बताया, और ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सह बसयानं विहाय पदातिरेव गन्तुं निश्चयं कृतवान। वाक्य क्या है, सह। अब इसको हम लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा आंसर लिखता हूं। तो सह बसयानं विहाय, उसने बसयान को छोड़कर पदातिरेव पैदल जाने का निश्चयं कृतवान, निश्चय किया। ये इसका मतलब हुआ, तो उसने, अब इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, उन्होंने बसयान को छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय किया, ये हिंदी में होगा। तो इसको जब हम करेंगे तो सबसे पहले, क्योंकि कर्मवाच्य जो है सीधे सीधे लिखेंगे, तो सब सह का सहतौ ते, ते वसयान विहाय, बाकी कोई चीज परिवर्तन नहीं होगी, कर्ता और क्रिया। वसयान विहाय पदातिरेव गन्तुं निश्चयं कृतवान। एक निश्चयं, ठीक है। अब कृतवान शब्द है तो ते के हिसाब से क्या हो जाएगा, कृतवन्तः, ते कृतवन्तः, सह कृतवान, ते कृतवन्तः। तो ते बसयानं विहाय पदातिरेव गन्तुं निश्चयं कृतवन्तः। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बहुवचन प्रयोग हुआ कंप्लीट। ख देखते हैं इसका, चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। इसमें प्रत्येक पद का, क्योंकि देखो सभी पद कहीं ना कहीं, चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्, प्रत्येक पद अपने आप में करता है आसीत् के साथ, क्रिया के साथ। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रत्येक पद का ग्रामे को छोड़ करके सभी पदों का बहुवचन करना पड़ेगा। तो चौरः का क्या हो जाएगा, चौराः ग्रामे, क्योंकि सप्तमी है तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। नियुक्ताः, नियुक्तः, कीदृशः
तो यहाँ पर इसका क्या है, विशेषण है, तो इसके विशेषण के लिए जैसे ही लिंग विभक्ति वचन विशेष की होगी वैसे ही नियुक्ताः विशेषण की भी होगी। राजपुरुषाः, राजपुरुषाः, चौराः ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः, आसीन के स्थान पर हो जाएगा आसन, ठीक है, एक वचन का बहुवचन कर दिया हमने, चौराः ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन। इस तरीके से इसका प्रश्न का उत्तर बन गया, यानी बहुवचन कर दिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं, कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरं प्रविष्टः। अब कश्चन चौरः, तो चौर शब्द का विशेषण पद कश्चन बन गया यहाँ पर, प्रश्न सूचक वाला, ठीक है। तो अब इसमें जब हम बहुवचन करेंगे तो बहुवचन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, केचन, सबसे पहले कश्चन का केचन। अब चौरः है तो चौरः का चौराह हो जाएगा, केचन चौराः। ग्रहाभ्यंतरम में कोई अंतर नहीं होगा, ग्रहाभ्यंतरम, ठीक है, ग्रहाभ्यंतरम। आगे क्या है, प्रविष्टः के स्थान पर यहां पर प्रविष्टाः। क्यों होगा प्रविष्टाः, क्योंकि बहुवचन करना है, तो प्रविष्टः प्रविष्टौ प्रविष्टाः, इस तरीके से बन जाएगा। तो केचन चौराः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टाः, कुछ चोर घर के अंदर प्रवेश किया, कुछ चोरों ने घर के अंदर प्रवेश किया, इस तरीके से बन जाएगा। अगला लास्ट देखते हैं घ वाला। तो घ क्या कहते हैं, अन्येभ्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तौ, यानी कि अगले दिन, अन्येभ्युः मतलब अगले दिन, तौ उन दोनों ने, न्यायालय न्यायालय में, स्वस्वपक्षम अपना अपना पक्ष, स्थापितवन्तौ स्थापित किया, ठीक है। अब अन्येभ्युः में कोई अंतर नहीं होगा, दूसरे दिन चाहे वो एक ने किया दो ने किया उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन दो लोगों ने, तौ कह रहा ना, तो सह तौ ते, तो बहुवचन हो जाएगा ते। न्यायालय में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि ये कर्ता नहीं है, न्यायालय, न्यायालय से तो कर नहीं सकते, कर भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एक ही न्यायालय में सभी लोग, बहुत सारे लोग अपना अपना पक्ष रख सकते हैं, और बहुत सारे मतलब कि दोनों में ही इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, तो न्यायालय से भी कर सकते हैं, ठीक है, न्यायालय। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। न्यायालय न्यायालय से दोनों वाक्य प्रयोग हो सकता है। स्वस्व पक्षम में तो बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये सब अपना अपना पक्ष, स्वानी स्वानी या इस तरीके का कोई शब्द नहीं बनेगा, स्वस्व पक्षम स्थापितवन्तौ है ना। अब देखो तौ स्थापितवन्तौ ते स्थापितवन्तः, ते स्थापितवन्तः, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा अन्येभ्युः ते न्यायालये न्यायालयेषु स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तः, अपना अपना पक्ष सब उन दोनों ने, सबने, ते अगर तौ होता तो उन दोनों ने, और ते है तो उन सबने अपना अपना पक्ष स्थापित किया। इस तरीके से प्रश्न नंबर 7 का आपके स्क्रीन पे आंसर के रूप में है, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 2, क्या कहते हैं, कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। तो विभक्ति प्रयोजित करनी है, विभक्ति लगानी है बेटा, ठीक है। एक बार देख लीजिए और इसको हम आप मिटा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें विभक्ति लगानी है कि कौन सी विभक्ति लगेगी, इस बात को आपने बता रखा है, लेकिन बस आपको शब्द की विभक्ति का प्रयोग करना है कि जैसे बालक शब्द यदि दिया है उसकी तृतीया विभक्ति करनी है तो कौन सा रूप बनेगा, बालकेन वा बालकात् वा, ठीक है। इस तरीके से आपने चयन करना है कि बकायदा बताना है। सह गृह शब्दस्य पंचमी निष्क्रम्य बहिरागच्छत्, तो इसका 7वें का आ है, इसका क है पहला, क्या कहता है वो कि सह डैश 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 निष्क्रम्य बहिरागच्छत्, गृह शब्द की पंचमी क्या हो जाएगी, सह गृहात्
निष्क्रम्य शब्द भी पंचमी है तो पांचवी में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निष्क्रम्य का मतलब हो जाएगा निकल कर, ग्रहाद निष्क्रम्य बहिरागच्छत्। बहिरागच्छत् तो कौन संधि होगी? रत्तु संधि, बहि प्लस आगच्छत्। ठीक है, इस तरीके से आपका ग्रहाद कौन सा हो जाएगा? पंचमी। गृह शब्दस्य पंचमी, गृह पंचमी, ये बन गया। ठीक है, अगला ख पे देखते हैं क्या है वाक्य। गृहस्थः अतिथि शब्दस्य चतुर्थे आश्रयं प्रायच्छत्। अतिथये, अतिथि शब्दस्य चतुर्थी जैसे मति प्लस मति शब्दस्य चतुर्थी मतय, ऐसे अतिथि शब्दस्य गृहस्थः यानी कि जो घर का मालिक था, जो घर में रहने वाला था, उसने क्या किया? अतिथि को दिया आश्रय, अतिथये। यहां चतुर्थी विभक्ति अतिथि की हो जाएगी। आश्रयम, आश्रय, प्रायच्छत्, दिया, यक्ष धातु देने के अर्थ में प्राप्त सर्ग लग गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका? अतिथि शब्द था और विभक्ति कौन सी करनी थी हमें? चतुर्थी। ठीक है, चलते हैं इससे गौ पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है? तौ डैश 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 प्रतिप्रस्थितो न्यायाधिकारिण। तो न्यायाधिकारिण शब्द है, उसकी द्वितीय विभक्ति करनी है न्यायाधिकारिणम। ठीक है, तो जैसे दंडिन से दंडिनम बनता है, ऐसे न्यायाधिकारिण से न्यायाधिकारिणम। ठीक है, तो तौ जब ये दोनों इसकी ओर प्रस्थान करते हैं, न्यायाधीश की प्रतीक न्यायाधिकारिणम, न्यायाधिकारिणम प्रति, क्या हो जाएगा फिर? न्यायाधिकारिणम प्रति प्रस्थितौ। ठीक है बेटा, इस तरीके से कौन सा शब्द था यहां? न्यायाधिकारिण। न्यायाधिकारिण शब्द से न्यायाधिकारी बनता है, ध्यान रखना। द्वितीय विभक्ति कर देती हमने इसकी। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं घ। तो घ है डैश 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 चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडं यत्स्यसि। इदम शब्दस्य सप्तमी। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इदम का क्या हो जाएगा? अस्मिन्। अस्मिन् चौर्याभियोगे, शायद एक बार हम किताब पे देख लेते हैं कि क्या कहा था उसने। अस्मिन् चौर्याभियोगे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इदम शब्द का क्या हो जाएगा? सप्तमी अस्मिन्। ये हो गया पुल्लिंग में। ठीक है बेटा, अस्मिन् चौर्याभियोगे अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं यानी कि तुम क्या करोगे? वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का, वर्षत्रयस्य कारादंडम, मैं इसको नीचे लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर थोड़ा सा वो हो गया है। कारादंडम लक्ष्यसे, लक्ष्य बोले तो लक्ष्य से प्राप्त करोगे। लब धातु है प्राप्त करने के अर्थ में। से देखो, लब धातु क्या है आपकी? आत्मनेपदी धातु है। ठीक है, लक्ष्य से दिख रहा है आपको? हाँ, ठीक है, कारादंडम लक्ष्य से। शब्द क्या था? इदम। इदम शब्द था बेटा सप्तमी विभक्ति करनी। ठीक है, नीचे स्थान बहुत कम है। लास्ट वर्ड हमारी अंतिम वाक्य क्या है? चौर्यस्य डैश डैश डैश
प्रबुद्धा अतिथि। पादप ध्वनि शब्द से तृतीया विभक्ति करनी है, तो क्या लिखेंगे हम? चौरस्य। अब पादप ध्वनि का तृतीया विभक्ति क्या हो जाएगी? पादप ध्वनिया। ये हो जाएगा चौरस्य पादप ध्वनिया प्रबुद्धः अतिथि, जागा हुआ अतिथि। इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 7वें का आ भाग भी पूरा होता है। यहाँ हमें शब्द बनाना था पादप ध्वनि शब्द का, कौन सी विभक्ति करनी थी? तृतीया विभक्ति। तो पादप ध्वनिना हमने शब्द बनाया था, ठीक है बेटा। इस तरीके से देखो आपके उसमें एक और क्वेश्चन 7वां दिया हुआ है कि भिन्न प्रकृति पदम चिन्होता, तो ये इस बार यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। यानी कि नया जो चैप्टर है इसमें से ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो इसलिए एक पदेन वहाँ जोड़ा है और यहाँ इस वाले क्वेश्चन को हटा दिया गया है। तो आपका अभी क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरा होता है। इस तरीके से आपका संपूर्ण जो आपका क्या था चैप्टर नंबर विचित्र साक्षी का अभ्यास था वह अब कंप्लीट होता है, ठीक है। तो एक बार बेटा भिन्न प्रकृति के बाद हम सभी इसका जो योग्यता विस्तार है वो जरा देख लेंगे। ठीक है बेटा, इसका मैं आपको एक बार किताब में देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको फोटो आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन 7, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे बेटा। तो इसी आशा के साथ अद्य दिनम पाठम समापयामः। भवतां दिनं शुभं भवतु इति शुभकामनया। नमो नमः।